ज़फ़र साहब कैसे बच्चे हैं, इनकी खूबी क्या है, इनकी खामी क्या है, और फिर ख़ास कर ये जो फ़ज़ाई हादसा था उसका आप पे क्या जब असर हुआ, जब आपको पता चला कि ही हैज़ सर्वाइव्ड? ये इंतहाई बहादुर बच्चा है, बहुत बहादुर। यानी इतना बहादुर है कि जब ये जहाज़ का हादसा हुआ तो जाहिर है यहाँ वो देखा टीवी पे, माँ भी उसकी देख रही थी और सब परेशान हुए। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों ये एहसास था कि नहीं, सब खैरियत रहेगी। इतनी देर में इनका फ़ोन आ गया, एक टेलीफोन बजा मेरा, अननोन नंबर था, मैंने उठाया तो ये बोल रहे थे ज़फ़र मसूद कि पापा मैं बच गया हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ मलीर में। तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये शायद मेरे जहन की जो कैफियत है उसमें कहीं इसकी आवाज़ ना आई हो, उसने नहीं किया हो फ़ोन। तो मैंने उसी नंबर पे फिर दोबारा फ़ोन किया, कहले हाँ आए हैं, वो बिल्कुल आए हैं और उन्होंने बात की है आपसे। बल्कि वो जब आए तो वो इतने अपने सेंसेस में थे कि उन्होंने आते ही मुझसे ये कहा कि मुझे एक मोबाइल दे दीजिए, क्योंकि मोबाइल तो इनका वहीं गिर गया था, ख़त्म हो गया था। तो मुझे ज़रा मोबाइल दे दीजिए, एक नंबर मिला दीजिए। तो नंबर इसको याद थे दोनों, मेरी बीवी का भी यानी अपनी माँ का, और मेरा भी, बाप का भी। आप बताएंगे ताया अबू के बारे में? ताया अबू के बारे में बताओ, कुछ बताओ। क्यों चले हो कुछ बताना पड़ेगा, क्या बताओ, ये बताओ। कितनी मैं अपने खुदा की शुक्रगुजार हुई हूँ कि मैं बताने से, इसके साथ मुझे भी ज़िंदगी दे दी अल्लाह मियां ने, और इसको भांप लेता है ये किसी की प्रॉब्लम, फिर सबसे आगे आगे होता है ये। इसकी इसका जो पहली रिपोर्ट आई थी उस पर भी लिखा था कि ही इज़ द हेल्पफुल बॉय, 5वीं क्लास, 4-5। मैं बड़ी हैरान हूँ कि टीचर से ये क्या हेल्प करता होगा ये 5 साल का बच्चा। इस वाक़े के बाद आप इन्हें क्या एडवाइस करती हैं आप कि अब इन्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए, कि ख्याल आता है कि वक्त के साथ साथ इनको तन्हाई का एहसास ना हो, और एक ये भी एक फ़र्ज़ है। अब देखें मैं ज़रा एक मिनट, ये जो बच्चा है मैंने बताया ना बहुत समझदार है। तो ये कहती रहती है शादी कर लो शादी कर लो, ये बेचारा बताता नहीं, मगर इसने जो मेरी हालत देखी है शादी करने के बाद तो इसने तय किया है मैं शादी नहीं करनी। लीजिए। अब आप कवर कर दे उसे तो अलग बात है। बहुत अच्छे जेठ हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई तो तकरीबन मेरे सास ससुर यही थे। सास ससुर नहीं लगते थे, ये लगते थे, मगर बहुत मोहब्बत करने वाले और हमेशा हेल्प करने वाले। कोई मसला हो, प्रॉब्लम, सीधे ज़फ़र भाई। उस दिन जब ये हुआ है तो हम दोनों कमरे में ही थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने बोला ये कुछ हुआ है, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि ये हो गया, बहुत बुरी चीज़ हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं उनसे पूछ ही रही थी, मुझे बता रहे थे कि ज़फ़र भाई की जिस प्लेन में वो आ रहे थे वो क्रैश हो गया। तो पहले तो मैं बिल्कुल ही जैसा सकता सा हो जाता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रही थी। थोड़ी देर में अम्मी चीखती भी आ गई, तो फिर मैं तो अम्मी को ही संभालने में लग गई। तो खैर 15 मिनट में ज़फ़र भाई की कॉल आ गई ना, वी वर शॉक्ड। तो हम लोग बस साथ में रो ही रहे थे और शुक्र अदा कर रहे थे कि फिर सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। सबको हमने सबको बता रहे कि नहीं, ही सेफ़। ज़फ़र भाई के मैंने काफ़ी सारे नाम रखे शुरू से क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल हैं, और अनदाता इनका मैंने नाम रखा। बेनाम बादशाह टाइप इस तरह के नाम मैंने इनको बहुत लक़ब से। आई लव ताया अबू। क्या ताया अबू की क्या बात है जो आपको अच्छी लगती है? एवरीथिंग। तो मेरे पास एक रैंडम ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें एक मैसेज आया जिसमें था कि PIA का जहाज़ लाहौर से आने वाली फ़्लाइट क्रैश कर गई। मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं इनका जो व्हाट्सएप पे जो उन्होंने टिकट भेजा था, मैं वो खोलने के बजाय कुछ और खोलने लगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि वो फ़्लाइट का नंबर क्या था, और चैनल चेंज कर रहा था कि शायद किसी चैनल में आए। मैंने इमीडिएटली कॉल किया इनके ड्राइवर को, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट सीज़ कर दिया। तो मुझे हुआ कि ये तो वही है। आप सोच ही नहीं सकते कि कोई अगर एयर क्रैश हो जाए और कोई बचेगा।
लेकिन ये हमारे ख़ानदान पे एक बहुत बड़ा मिरेकल है, और आई थिंक जितना शुक्र अदा करें वो कम है। कोई ना कोई नेकी है हमारे माँ बाप की जो सामने आई। उसमें मेरे ख्याल में 2 ऐसी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो बड़े भाई में आई हैं वालिद साहब से मेरे ख्याल से। एक तो ये कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वालिद साहब में तो कॉन्फिडेंस है ही, सारी दुनिया जानती है, पर वो इनमें आया है। और सेकंड है ऑनेस्टी। खामियों में कोई ऐसी ख़ास खामी नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो शायद मुझे जो फील होता है एज हिज ब्रदर, इसके थोड़ा सा पर्सनैलिटी में बैलेंस नहीं रहता कभी कभी। मुझे हमेशा से ये फील हुआ है कि मेरे 2 फादर हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर है अब्बा के साथ तो बहुत रहा, प्रोफेशन भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो गया। मुझे पर आपके क्या तासुरात थे, आप कहाँ थे जी, मैं कैसे आपने इस खबर को सुना? मुझे एक कज़न है मेरे, काजिम सईद साहब, उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा कि भाई ये तुमने टीवी देखा, और उन्होंने कहा कि ज़फ़र के साथ ये वो। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ, जब मैं बाहर निकला कमरे से तो फिर अम्मा को देखा, अम्मा कुछ ज़रा जज्बाती हुई थी। उस वक्त तक तो बिल्कुल ज़ाहिर है यकीन ही नहीं आता, बिल्कुल। मुझे तो खैर आधी चीज़ें तो ऑलमोस्ट फिल्मी लग रही होती हैं। प्लेन क्रैश, मतलब ये तो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म में चलेगा। जब हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ जाके और यकीन आया देख के, मगर जब पहुँचे तो पता लगा भाई कि अल्लाह मियाँ से भी उतनी दोस्ती है जितने बाकी से है, कि इतना माशाल्लाह, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ इतनी चोटें कि जैसे सीढ़ी से गिर के होती। अच्छा, मुझसे छोटी जो बहन है वो भी, उनकी भी माशाल्लाह इनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 16 साल छोटी हैं। वो ज़ैनब का जिस तरह, ज़ैनब इमाम उनका नाम है, ज़ैनब ने जिस तरह वो किया है माशाल्लाह, वो अब बाहर चली गई हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो वहीं पढ़ रही हैं। उनकी जो मोहब्बत है वो इनसे कोई मेरे ख्याल से ट्रिपल है, क्योंकि जितने लेवल नीचे आई हैं उतनी मोहब्बत उनकी बढ़ गई। बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं, और जो भी इनसे मिलता है 2 मिनट में इनका फ़ैन हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका दिल बहुत मदद करने वाला है, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अपनी स्टडी में बैठकर ईमेल्स चेक की और जवाब दिए। खाना फैमिली के हमरा खाया। खाने में अमरोहा की खास डिश माश की खिचड़ी शामिल थी। इसके साथ मूलियों की चटनी, और मूलियों ने लुत्फ दुबाला कर दिया। ख़ानदानी तौर पर सादाते अमरोहा से ताल्लुक़ है। आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग शरफुद्दीन वलायत साहब बड़े मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। क्या अमरोहा में आपके ख़ानदान के लोग अब भी रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी फैमिली वहाँ पर है, एंड वी आर इन टच विद देम। कमाल अमरोवी साहब की वहाँ फैमिली है। जी जी। मेरी वहाँ पर खाला हैं। मैं तो खैर इंडिया सिर्फ एक दफ़ा ही गया हूँ, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। मुआशियात के तालिब इल्म हैं, मुआशियात के साथ डील करते हैं। पाकिस्तानी मईशत किस तरह ठीक हो सकती है? कोई सादा फार्मूला है? सुहेल साहब, आसान फार्मूला तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ अब जो रास्ता रह गया है वो डिफ़िकल्ट रास्ता ही है, एंड आई थिंक वी नीड टू टेक दैट रूट। सबसे पहले क्या करें? मेरे हिसाब से जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, इनके रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्टार्टिंग फ्रॉम FBR टू PIA टू पाकिस्तान रेलवे टू वापडा टू डिस्कोज। क्या इन सब कौमी अदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए? मेरा उसके ऊपर व्यू ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसका आपको एक पूरा का पूरा फेस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जिसको अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे तो गालिबन वो फ्रूट हमें ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में उस तरह नहीं मिलेगा। तो लिहाजा हमें 2 चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कौन से इदारे ऐसे हैं जो प्राइवेटाइजेशन से हमें फ़ायदा दे सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हमें अपने पास ही रखने पड़ेंगे और उनको डिलीवर करना पड़ेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुहेल साहब वो ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला है उसके ऊपर जो सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल बिडर है वो सिर्फ प्राइसिंग उसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि पंजाब बैंक में सियासी दबाव से लोगों को कर्जे दिलाए जाते हैं जिसकी वजह से बैंक की माशी हालत भी कुछ ख़राब है?
सो साहब बिल्कुल मेरा अब मुझे 10 महीने हो गए, बिल्कुल कॉन्ट्री टू दिस होल नोशन। हुआ ये था कि एक लेगेसी है कोई 10-15 साल पुरानी, जब ये यकीनन हुआ था और उसके कुछ असरात भी सामने आए, मगर उसके बाद बैंक जो है वो रिफॉर्म कर गया है और अब माशाल्लाह बैंक उस पोजीशन में है कि जहाँ इसकी पूरी जो बुक है वो साफ़ हो चुकी है। मैंने इस साल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली, जिसको हम सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, मैंने इस साल वो भी की है। तो उस हिसाब से माशाल्लाह बैंक ऑफ पंजाब इज़ वेल पोजीशन। मुझे कभी कोई ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फोर्स किया गया हो या कहा गया हो कि आप जो है वो ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर किसी किस्म की कोई लोनिंग करें। इनफैक्ट इन वन ऑफ द मीटिंग्स आई स्टिल वेरी डिस्टिंक्टली रिमेंबर, को तकरीबन 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर्स को चेयर कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे सबके सामने, कुछ फेडरल मिनिस्टर भी बैठे हुए थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बैठी हुई थी, उनकी सबके सामने मुझसे पूछा कि ज़फ़र आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है। मैंने उनको क्लैरिफाई किया कि सर ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आना और आपने जिस तरह आप काम कर रहे हैं आप वैसे ही काम करते रहें। फ़ज़ाई हादसा एक ट्रेजेडी था, लेकिन साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी। आपने इससे क्या सीखा, लोगों को क्या बताएंगे? अंग्रेज़ी में बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको कहते हैं बोरोड हेवन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोरोड हेवन में जी रहा हूँ। मेरा उसमें बड़ा सिंपल एक फार्मूला है, वो ये है सोहेल साहब के जो भी काम करें वो पूरी ऑनेस्टी से और दयानतदारी से करें। तो मैं नटशेल में तो आपको ये बता दूं, वैसे तो मैं 10 चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, मगर ये कि जो इस तरह ये जो क्रक्स है मेरी ज़िंदगी का इस वक्त वो यही है। और मैं उसी महवर के अराउंड जो है, ये पहले भी ऐसे ही था मगर वो ज़्यादा रीइंफोर्स हो गया है आफ्टर टैक्स।